नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम दिल्ली में हुए उस धमाके पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये ताजा तस्वीरें उसी दिल्ली की हैं जिसे हमेशा देश का दिल कहा जाता है। लेकिन बीती शाम यह दिल एक भयानक धमाके की आवाज से कांप उठा। शुरुआती जानकारी के अनुसार 8 से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को 26/11 के बाद भारत के बड़े मेट्रो शहरों में होने वाले बड़े हमलों में गिना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, धमाका होने के समय देश की सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या यह केवल एक आतंकवादी हमला है या सरकारी प्राथमिकताओं की विफलता? धमाका लाल किले के पास शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने शुरुआत में इसे सीएनजी सिलेंडर फटने का हादसा कहा, लेकिन धमाके की तीव्रता और नुकसान को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि योजना के साथ किया गया हमला है। रात होते होते दिल्ली पुलिस ने इस मामले को आतंकवाद से जुड़े कानूनों के तहत दर्ज कर लिया। फिर में यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई, जो आतंकवादी गतिविधि और आतंकवादी साजिश से संबंधित हैं। पत्रकार आदित्य राज कौल के अनुसार यूएपीए लगने का मतलब है कि इसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है। एक सरकारी मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि दिल्ली काफी समय से आतंकवादी संगठनों के निशाने पर थी। इस घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष रूप से यह जानकारी सामने आई है कि धमाके से कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में, जो दिल्ली के बिल्कुल पास है, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में लगभग 2910 किलो अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद करने का दावा किया। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री राजधानी के नजदीक कैसे पहुंची, और यदि पुलिस के पास खुफिया जानकारी थी तो धमाके को रोका क्यों नहीं जा सका? सूत्रों के अनुसार पुलिस एक व्यक्ति डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही है, जिसे इस नेटवर्क से जुड़ा माना जा रहा है। संदेह है कि छापेमारी के बाद हमले की योजना में जल्दबाजी में बदलाव किया गया और हमला कर दिया गया। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, जब लगभग 3000 किलो विस्फोटक राजधानी के आसपास मौजूद था, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री कहां थे? गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई हफ्तों से बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैलियां करने के बाद अपना तय भूटान दौरा जारी रखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार में थी। विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। यह भी चर्चा में है कि धमाके से कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता ने बदले की धमकी देने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर भी धमाके से करीब 3 घंटे पहले एक छात्र ने रेडिट पर लिखा था कि लाल किले के आसपास सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि खतरे का इनपुट मौजूद था। फिर भी धमाका हुआ। सवाल यह है कि अगर चेतावनी थी तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि 26/11 के बाद बड़े शहरों में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में व्यस्त रही और वास्तविक खतरों को गंभीरता से नहीं लिया गया। धमाके के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हुईं। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब दिल्ली में दहशत थी, प्रधानमंत्री ने केवल एक ट्वीट किया और फिर सुबह बिहार चुनावों पर ध्यान दिया। यह भी कहा जा रहा है कि लाल किले जैसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल पर हमला देश की प्रतिष्ठा पर हमला है। विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह धमाका उस लंबे शांत समय को तोड़ता है जिसमें कहा जाता रहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। लेकिन अब जनता का सवाल सीधा है, जब खतरा सामने था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस समय सरकार की 2 मुख्य जिम्मेदारियां हैं। इस हमले के मास्टरमाइंड और नेटवर्क को पकड़ना, जनता को विश्वास दिलाना कि उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है,
चुनावी रैलियां नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, एग्जिट पोल का सर्कस शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने भी टीवी पर बैठे एंकरों को देखा होगा, बाल ठाकरे जैसी मूंछों वाले, हाथ में ग्राफ लिए और चिल्लाते हुए कहते हुए, दोस्तों एनडीए वापस आ रही है। अब ये अलग बात है कि उनके ग्राफ और गणित चुनाव आयोग से नहीं बल्कि किसी सपनों की दुनिया से आते हैं। मैं मजे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल एग्जिट पोल कोई गंभीर चीज नहीं रहे बल्कि एक मनोरंजन शो बन गए हैं, जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। फर्क बस इतना कि यहाँ गाना नहीं गिना जा रहा है और जजों की जगह बैठे हैं एक्सपर्ट, जिन्हें पता ही नहीं कि वोट किसने दिया और क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक अलग कहानी लाया हूँ। टीवी के शोर में जो बात दब गई है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। फालूदी के सट्टा बाजार की कहानी। अब देखिए, हम जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन बिहार के चुनावी मौसम में फालूदी का सट्टा बाजार वैसा ही है जैसे बारिश में चाय लोग मना भी करते हैं पर बिना पिए रह भी नहीं पाते। राजस्थान का छोटा सा कस्बा फालूदी चुनाव आते ही पूरे देश की नज़रों में आ जाता है। वहाँ के सट्टेबाज ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं कि बड़े बड़े पोलस्टर अपना लैपटॉप बंद करके कहते हैं, भाई ये तो दिल से हिसाब लगाते हैं। अब सुनिए, फालूदी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है और तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो मुस्कान लौट सकती है जो 2020 के बाद कहीं गुम हो गई थी। सट्टा बाजार के अनुसार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जी हाँ, वही आरजेडी जिस पर कभी लोग हंसते थे कि लालू के दिन अब लौटकर नहीं आएंगे, आज फिर बिहार के राजनीतिक बाजार में नंबर 1 पर बोली लग रही है। फालूदी के सट्टेबाजों की रिसर्च कहती है कि एनडीए को 105 से 135 सीटें और महागठबंधन को 97 से 127 सीटें मिल सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, यह मुकाबला कोई चुनाव नहीं बल्कि कांटे का क्रिकेट मैच लग रहा है, जिसमें कभी बीजेपी छक्का मारती है, कभी आरजेडी चौका और कभी जेडीयू बोल्ड हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी लगभग 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, यानी लालू परिवार की राजनीति अब भी बिहार के डीएनए में मौजूद है। बीजेपी इससे थोड़ी पीछे और जेडीयू तीसरे नंबर पर। मतलब नीतीश कुमार के लिए हालात वैसे हैं जैसे किसी सीनियर खिलाड़ी के लिए जिसे नया कप्तान सिर्फ सलाह देने के लिए टीम में रखता है। अब सवाल उठता है, अगर एनडीए जीत भी गया तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? फालूदी वालों का कहना है संभावना कम है। नीतीश बाबू के लिए राजनीति अब कुर्सी से ज्यादा कुर्सियां बन चुकी हैं। हर चुनाव में वो एक से दूसरी पर बैठ जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कि ये योगा है या यू टर्न। अब सुनिए, बिहार की वोटिंग के कुछ मजेदार आंकड़े। इस बार 66.91% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से 10% ज्यादा वोट डाले। अब देखना यह है कि महिलाओं ने वोट डाला तो किसके नाम पर। कहा जाता है कि महिलाएं आमतौर पर नीतीश कुमार का समर्थन करती हैं, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला है। शायद घर का युवा बेटा तेजस्वी को वोट दे आया, बुजुर्ग पिता ने बीजेपी को और मां ने जेडीयू को, यानी एक ही घर में 3 सरकारें बन गईं। अगर नतीजा हंग असेंबली निकला तो दोष चुनाव आयोग का नहीं बल्कि इन्हीं घरेलू गठबंधनों का होगा। अब याद कीजिए 2024 के लोकसभा एग्जिट पोल्स को। एक्सिस माय इंडिया ने कहा था बीजेपी को 401 सीटें मिलेंगी, सी वोटर ने कहा 383 और चाणक्य ने कहा 415। पर जब असली नतीजे आए तो सबके ग्राफ बन गए, मतलब नीचे गिर गए। तभी से लोग कहने लगे एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट फूल कहना चाहिए। तो जब इस बार भी शाम 7 बजे टीवी पर एग्जिट पोल वाले आए और बोले दोस्तों नतीजे आ गए, तो मेरा पहला सवाल था, भाई जब 6:30 बजे तक वोटिंग चल रही थी तो 7 बजे तक नतीजे कैसे आ गए? लगता है इनके पास कोई ऐसा ऐप है जो वोट पड़ने से पहले ही नतीजा बता देता है। खैर, इस पूरे शोर शराबे में अगर कुछ साफ दिख रहा है तो वो ये कि बिहार का मुकाबला बेहद कड़ा है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में हैं और उनकी मुहिम में युवाओं वाली एनर्जी है। वहीं बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों पर खुद उनके कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं और चुनावी मौसम में ये किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अब सबकी नजरें 14 तारीख पर हैं, वही दिन जब पता चलेगा कि फालूदी के सट्टेबाजों का सट्टा सही निकला या बस फिसल गया।